नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं जनता दल यू की खबर से, जिसके बारे में पिछले कुछ दिनों से जो अटकलें चल रही थी आखिरकार वो सही साबित हुई हैं। जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सक्रियता को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया। जेडीयू की कमान एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों में ले ली है। अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले लल्लन सिंह ने ही नीतीश को अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इसे मंजूर कर लिया। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लल्लन सिंह ने कहा कि हम लोगों को बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए। नीतीश कुमार हमारे सर्वमान्य नेता हैं और बीजेपी ने उनका अपमान किया। अभी तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, वो अगर इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर देगी तो स्वाभाविक रूप से वो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। त्यागी जी, राष्ट्रीय परिषद में क्या मुहर लग जाएगी जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हुआ है? राष्ट्रीय कार्यकारिणी के फैसले राष्ट्रीय परिषद से पास हो तो नए अध्यक्ष पर मुहर लग जाएगी राष्ट्रीय परिषद में। त्यागी जी 5 बजे बताएंगे। सर, लल्लन जी ने इस्तीफा दे दिया है, इसे कंफर्म? तो 5 बजे बताएंगे। अच्छा, प्रस्ताव रखा है उन्होंने खुद से, ऐसा तो ये देखिए, अब जेडीयू की जो बैठक हो रही थी वहाँ की तस्वीरें अब बदल चुकी हैं और अब से कुछ देर पहले जहाँ ललन सिंह के भी नारे लग रहे थे, अब सारे कार्यकर्ता नीतीश कुमार के नारे लगा रहे हैं और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जब से ये खबर आई है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को अब मान लिया गया है कि नीतीश कुमार अब जेडीयू की कमान संभालेंगे। तो यहाँ पर कार्यकारिणी की बैठक के बाद हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद है। क्या कहेंगे ये जो खबर आ रही है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, नीतीश कुमार अध्यक्ष होंगे? तो काउंसिल की बैठक में तय होगा। अगर नीतीश कुमार बनते हैं तो आप पार्टी के लिए अच्छा स्वागत है, देश भर में स्वागत है। सर, क्या कहेंगे, नीतीश कुमार अब अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? हाँ, तो ठीक है, अच्छा है, ये देश हित में है। लेकिन तो उनको पीएम उम्मीदवार भी बनना चाहिए नीतीश कुमार को, क्योंकि हम नहीं कहेंगे, ये पूरा देश आज डिमांड कर रहा है कि पूरा देश मांगे नीतीश कुमार, यही नारा लग रहा है पूरे देश में। तो आप देख रहे हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं की भावना ये है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार हो, ये पूरे देश की भावना है और यहाँ पर हलचल काफ़ी तेज हो गई है जब से ये खबर आई है कि नीतीश कुमार अब पार्टी की कमान संभालेंगे। तो अब इंतज़ार है राष्ट्रीय परिषद की बैठक का, जिसमें जो फैसले लिए गए हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कि नीतीश कुमार अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, उस पर एक औपचारिक मुहर लगा दी जाएगी। नई दिल्ली से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, ये एक बड़ी दिलचस्प जानकारी आपने कुछ देर पहले दी है कि लल्लन सिंह ने जब अपना भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए। तो ये बात आखिर आई कहां से कि बीजेपी के साथ जाने की बात उठी कहां से, जिसका खंडन वो कर रहे हैं या कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल देखिए अखिलेश, मैं यही चौंकाने वाली बात है क्योंकि अध्यक्ष पद से हटने के बाद जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हुई और उसमें नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगी, उसके बाद ये पहला एक तरह से भाषण था ललन सिंह का, हालांकि बहुत संक्षिप्त भाषण था, लेकिन उसमें उनका ये कहना कि बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए और उन्होंने एक घटना का हवाला देकर कहा कि बीजेपी ने उनका और नीतीश कुमार और जेडीयू का अपमान किया है, ऐसे में वो कैसे जा सकते हैं बीजेपी के साथ। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का अपमान कर रही है। तो ये चौंकाने वाली बात है क्योंकि एक तरह से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये बयान आया ऐसा लगता है, क्योंकि अभी कहीं भी पार्टी की तरफ से ये बात नहीं कही गई थी। तो क्या अखिलेश ये माना जाए कि कहीं ना कहीं किसी लेवल पे जो अटकलें चल रही हैं मीडिया में या राजनीतिक गलियारों में कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर से एनडीए के पाले में नीतीश कुमार आ जाए, क्या वैसी कोई बात चल रही है? और क्या इसी बात को लेकर ललन सिंह और नीतीश कुमार में कुछ अलग बात हुई और ललन सिंह
सिंह को हटना पड़ा। तो ये दिलचस्प, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि आखिर ये कॉन्टेक्स्ट क्या था जिसमें ये कहा गया। अभी मीटिंग चल ही रही है अखिलेश, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही बैठक खत्म होगी कुछ सदस्य निकलेंगे तो ये जानना जरूरी होगा कि किस बारे में कहा गया। और उम्मीद है कि नीतीश कुमार भी अपना भाषण देंगे थोड़ी देर में, तो ये भी देखना होगा कि ललन सिंह के बयान पर और ललन सिंह के भाषण पे क्या नीतीश कुमार कोई प्रतिक्रिया देते हैं, और अगर इस पर कुछ बात रखते हैं तो वो क्या रखते हैं। दूसरा सवाल ये भी था प्रशांत कि कल तक हम सुन रहे थे ललन सिंह को, वो लगातार इस बात से इनकार कर रहे थे कि वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि वो मीडिया को ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे। वो मीडिया पर चुटकी ले रहे थे, कह रहे थे कि आपको बुला लेंगे, आप ही हमारा इस्तीफा आकर के लिख दीजिएगा। लेकिन वो सारी अटकलें जो थी वो सही साबित हुई, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, नीतीश कुमार अध्यक्ष बन गए हैं। क्या कहानी इसके पीछे, आखिर क्या वजह है जिसके चलते फैसला करना पड़ा? क्योंकि ये बात कहना कि उन्हें चूंकि मुंगेर से लोकसभा का चुनाव लड़ना है इसलिए उन्हें समय चाहिए, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे तो कई अध्यक्ष हैं देश में अलग अलग पार्टियों के जो लोकसभा के विधानसभा के चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए कोई अपनी पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देता है। नहीं, बिल्कुल अखिलेश, ये तर्क तो किसी के भी गले नहीं उतरेगा। और जिस तरीके से पिछले दिनों में जो घटनाक्रम रहा है, खासकर जेडीयू और आरजेडी के बीच में, आप देखिए कि पिछले 1-1.5 महीने में कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं बिहार में, पटना में, जिसमें नीतीश कुमार ने शिरकत की। वो तेजस्वी यादव के मंत्रालय से जुड़े हुए कार्यक्रम थे, खासकर पटना के बाहर। उसमें भी नीतीश कुमार गए लेकिन तेजस्वी यादव शरीक नहीं हुए। बड़ी चर्चा रही कि जो समिट किया गया पटना में इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें भी नीतीश कुमार का भाषण तक नहीं हुआ और तेजस्वी यादव पहुंचे भी नहीं, और जबकि उद्योग मंत्री आरजेडी की कोटे से। तो कई चीज़ें इस तरह की बातें फैल रही थी। 3-4 कारण हम लोग कहते आ रहे हैं कि क्या वजह हो सकती है ललन सिंह के हटने की। पहली वजह जो ये कहा जा रहा है कि वो आरजेडी के नज़दीक चले गए थे और कुछ ऐसी बातें हुई थी जिसकी वजह से नीतीश कुमार को लगता था कि उनको खुद अब कमान अपने हाथ में लेना चाहिए। दूसरी बात, एक जो कई जानकार ये कहते हैं, पार्टी के भी नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार इस बात से आहत हो या नहीं हो, उनको नाराज़ हो या नहीं हो, लेकिन वो बात उनको अच्छी नहीं लग रही थी कि इंडिया गठबंधन जिसकी शुरुआती उनके प्रयास से हुई थी, उसमें उनके नाम को पिच नहीं किया गया ठीक से। और नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया। उनको ऐसा लगता था कि उनके नाम को आगे बढ़ाना चाहिए था, कम से कम संयोजक पद के लिए, और वो बातें नहीं हुई। तो उनको लगा कि पार्टी की तरफ से और पार्टी अध्यक्ष होने के नाते ललन सिंह ने उनके नाम को, उनके लीडरशिप को अच्छे से पिच नहीं किया। एक ये भी बात कही जा रही है जिससे नीतीश कुमार खुश नहीं थे। दूसरी बात कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, नीतीश कुमार सीटों के बंटवारे को लेकर या कुछ बाकी चीज़ों को भी लेकर अब चाहते हैं कि खुद अपने हाथ में कमान लें। और आप कुछ जानकार, कुछ कार्यकर्ता ये भी कह रहे थे अखिलेश कि जिस जाति से आते हैं ललन सिंह, उस जाति से आने वाले किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाए रखना राजनीतिक तौर पर कोई बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं हो सकता था नीतीश कुमार के लिए। लिहाजा उन्होंने अपने हाथ में कमान ली है और उनका जो कोर वोटर है उसको भी संदेश देने की कोशिश की गई है। तो कई तर्क, कई थियोरीज चल रही हैं कि क्यों आखिर ललन सिंह को देना पड़ा इस्तीफा, और खुद ललन सिंह की जगह कोई और बनता तो बात कुछ और होती। खुद फिर नीतीश कुमार को ही कमान लेनी पड़ी अपनी पार्टी की। ये बड़ा सवाल है। तो ये जो बात कही जा रही है कि जब वो भूमिहार से आते हैं और उनको अध्यक्ष बनाकर, तो जब अध्यक्ष बनाया गया था शायद तब भी वो ये सोच सकते थे कि क्यों बना रहे हैं अध्यक्ष, और तब भी उन्होंने कुछ सोच करके ही अध्यक्ष बनाया होगा। बहरहाल प्रशांत, शुक्रिया आपका, आपने ये भी जानकारी दी है कि जो प्रस्ताव था उस पर अब मोहर लग गई है। तो नीतीश कुमार जो है अब औपचारिक रूप से जनता दल यू के अध्यक्ष जो है वो चुन लिए गए हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, और अब साथ ही वो जनता दल यू के अध्यक्ष भी चुन लिए गए हैं। आज सुबह ललन सिंह ने अपना इस्तीफा दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया, और उन्होंने खुद ही नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा था। इस पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मोहर लग गई है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी का राज्यसभा में अंतरिम नेता नियुक्त करने का अनुरोध खारिज कर दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी थी जिसमें यह अनुरोध किया था कि चूंकि संजय सिंह न्यायिक हिरासत में, इसलिए उनकी जगह राज्यसभा में राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी का अंतरिम नेता नियुक्त कर दिया जाए। लेकिन केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में उपराष्ट्रपति की ओर से लिखा गया है, सभापति की ओर से लिखा गया है कि अनुरोध को अस्वीकार किया जाता है, अनुरोध कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं है।
संजय सिंह ही संसद के उच्च सदन में राज्यसभा में आपके नेता बने रहेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने यह दावा किया है कि राज्यसभा सचिवालय ने उनका निवेदन खारिज नहीं किया है। कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं जिनका जवाब पार्टी जल्दी ही दे देगी। और वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात करीब 25 मिनट तक चली। मंत्रिमंडल विस्तार और सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होने की खबर है। आपको बता दें कि राजभर काफी लंबे समय से योगी मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां पर मंत्रिपरिषद विस्तार नहीं हुआ है। इसी तरह सीट बंटवारे को लेकर के भी उनकी अपनी कुछ बातें हैं जो उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के सामने रखी हैं। वहीं अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं। 30 दिसंबर को पीएम मोदी भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। योगी आदित्यनाथ अयोध्या के एयरपोर्ट, नए रेलवे स्टेशन और राम मंदिर के काम का जायजा ले रहे हैं। वे आज अयोध्या में रुकेंगे और कल पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। और हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से इस खबर पर चर्चा करने के लिए। वहां पर तैयारियां काफी है। कल ही जो एयरपोर्ट है रणवीर, उसका नाम भी रखा गया है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, और साथ ही मुख्यमंत्री ने खुद आगे आकर वहां पर मोर्चा संभाला है। किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि ये तीनों ही जो चीजें बन रही हैं ये नए सिरे से इनको बनाया गया है? देखिए, तैयारियां बहुत हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सबसे पहले एयरपोर्ट देखा, एयरपोर्ट से निकल करके वो रेलवे स्टेशन पहुंचे, हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किया और उस रूट को भी देखा जिस रूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या में रेलवे स्टेशन तक आना है। अगर पीएम के अराइवल की बात करें तो कल 10:50 पे वो यहाँ अयोध्या पहुँचेंगे, लैंड करेंगे और लैंड करने के बाद सबसे पहले पहुँचेंगे अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन करके रेलवे स्टेशन को पहले एक बार 4 मिनट तक जो गैलरी बनी है उस गैलरी को देखेंगे। फिर 6 अलग अलग ट्रेनों का वहाँ से फ्लैग ऑफ करेंगे और फिर पीएम जब निकलेंगे तो एक तरह का रोड शो होगा जो लगभग आधे घंटे चलेगा अयोध्या की सड़कों से, और फिर वो पहुंचेंगे एयरपोर्ट, जहां एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और तैयारियों की बात करें तो अयोध्या में सड़कों को सजाया जा रहा है, फूल लगाए जा रहे हैं, सिक्योरिटी के बहुत यहाँ पे तगड़े इंतज़ाम किए गए हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की सेफ्टी सिक्योरिटी को देखते हुए रूट पर कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो रही है। तो तमाम तरह की तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। और इस बीच में मुख्यमंत्री पहुँच गए हैं। मुख्यमंत्री को चूँकि कल ही आना था, लेकिन कल मौसम ख़राब होने की वजह से आज मुख्यमंत्री पहुँचे हैं और आज रात को अयोध्या में स्टे करके कल प्रधानमंत्री के अयोध्या से निकलने के बाद यहाँ से मुख्यमंत्री वापस लौटेंगे। तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो 5 दिन से यहाँ हैं, उनके बाद आज मुख्यमंत्री भी पहुँच गए हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। और तैयारियों की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के पूरे शेड्यूल में राम जन्मभूमि के परिसर के अंदर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन यहाँ जो अधिकारी हैं, जो शासन प्रशासन के लोग हैं, वो मान के चल रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने इच्छा जताई तो रामलला का दर्शन करने वो जा सकते हैं। और ये जो एक संभावना है, इस संभावना को देखते हुए राम जन्मभूमि परिसर के अंदर भी तैयारी की जा रही है, ताकि अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं तो रामलला का दर्शन करने जाए। हालांकि पूरी संभावना है कि पीएम 22 जनवरी को उस दिन राम मंदिर में प्रवेश करेंगे, जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और इस लिए लेकिन फिर भी कल की भी तैयारी है और 22 तारीख को तो खैर बड़ा इवेंट होना ही है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भी जोर शोर पर हैं। 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा के जुड़े कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। गर्भगृह में कौन सी मूर्ति लगाई जाए, ये तय करने के लिए आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक हुई। बैठक के बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने एनडीटीवी से कहा कि सभी सदस्यों ने मूर्तियों को देखकर अपना मत सौंप दिया है। अगले 3 दिनों में मूर्ति का चयन कर लिया जाएगा। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से बात की हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ने। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मीटिंग हो चुकी है। गोविंद देव जी गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, आज बैठक हुई, क्या कुछ बातचीत हुई है? आज हमारी एक ही मुद्दे को लेकर के बैठक थी और इसमें तीनों प्रतिमाओं में किस प्रतिमा का चयन किया जाए, यह एक ही विषय था। उसका पहले से नीति निर्धारण किया गया कि हम लोगों को यह प्रक्रिया कैसे करनी चाहिए। और
उसका नीति निर्धारण करने के पश्चात हम लोगों ने जाकर के सबने साथ में तीनों स्थानों में निरीक्षण किया और आकर के अपना अभिमत अलग अलग कागज के ऊपर दे दिया। अब इन सारे अभिमतों को जो कि अलग अलग कागज पर अलग अलग लोगों ने दिए हैं उनको एकत्रित करके और हमारे महासचिव और अध्यक्ष महोदय उसका निर्णय करेंगे। तो ये निर्णय होगा कब तक? अब देखो, ये निर्णय शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए। हाँ, मेरी अपेक्षा ऐसी है, ये कोई हमने उनको कहा नहीं है या उन्होंने हमसे कहा नहीं है, लेकिन मेरी अपेक्षा ऐसी है कि 3 दिन के भीतर ये निर्णय हो जाना चाहिए। कुछ आप लोगों ने मूर्ति देखी है, आप किस तरह की मूर्ति है महाराज जी, अगर कुछ बता सके? देखो, तीनों कारीगरों ने, तीनों घरानों ने अपने प्राण उंडेल करके 7 महीनों तक जो परिश्रम किया है और अयोध्या की भूमि में उन्होंने भगवान श्री राम को रात दिन याद करते हुए परिश्रम किया है, तो मुझे तो भगवान तो बाद में, लेकिन ये कारीगरों का ही अभिवादन करने का मन होता है। उन्होंने पूरे मन से इस काम को किया है। अब इस काम में कौन सी प्रतिमा का स्वीकार होता है नहीं होता है ये तो दूसरी बात है। तीनों कलाकार कौन है महाराज जी, नाम बता दें। एक में योगीराज हैं, दूसरे में पांडे जी हैं जयपुर के, और तीसरे में भट्ट घराने के कर्नाटक के हैं। अच्छा, हाँ, तो तीनों मूर्तियां खड़ी मुद्रा में हैं। तीनों मूर्तियां लगभग समान हैं, खड़ी मुद्रा में ही हैं। उनको इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए थे, सूचना जो दी गई थी उसी प्रकार की है। वे 51 इंच वो मूर्ति होनी चाहिए और उसके दोनों हाथ आजानुबाहु होने चाहिए, बाल स्वरूप होना चाहिए। ये सारी कॉमन बातें जो बतलाई गई थी उन तीनों ने पालन किया है। ठीक है। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, अयोध्या। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो मुंबई हमलों के दोषी आतंकी हाफिज सईद को भारत को सौंपे। हाफिज सईद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख है। हाफिज सईद 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने थोड़ी देर पहले कहा कि पाकिस्तान की सरकार को प्रत्यर्पण का अनुरोध भेज दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो व्यक्ति के बारे में आपने जिक्र किया, उन काफी मामलों में इंडिया में वांटेड है। वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक लिस्ट है, उस लिस्ट के भी आतंकवादी लिस्ट में है। इस संबंध में हमने संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ पाकिस्तान सरकार को एक विशेष मामले में मुकदमे के सामना करने के लिए भारत में एक्स्ट्राडाइट करने का अनुरोध किया है। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। उमाशंकर, भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रत्यर्पण संधि नहीं है, तो ऐसे में आगे क्या होगा? जी देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। और इस बाबत जब सवाल पूछा गया था संसद में तो 2018 में यही जवाब दिया गया था। लेकिन मुंबई जो हमले का मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, उसको लेकर भारत लगातार उसको भारत को सौंपे जाने की मांग करता रहा है। और इसी सिलसिले में एक बार फिर से मांग की गई है। ये भी जानकारी मिली है कि क्योंकि कई मामलों में उससे पूछताछ होनी है, उसकी यहाँ पेशी होनी है, इसलिए भारत ने ये जो हाफिज सईद को सौंपने की मांग की है। एक बड़ा इसका एस्पेक्ट ये है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव होना है। हाफिज सईद का बेटा जो है तलहा सईद, वो भी इस बार चुनाव में उतरा है 122 NA की सीट से। और ऐसे में जब पाकिस्तान भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की बात करता रहा है, खासतौर पे नवाज शरीफ जब लंदन से लौटे हैं और चुनाव प्रचार वहां पर कर रहे हैं, तो भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की बात भी वो लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत की तरफ से जो अनुरोध भेजा गया है वो एक तरह से वाटर टेस्टिंग है कि पाकिस्तान क्या वाकई में भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है, क्योंकि भारत हमेशा ये साफ करता रहा है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। ये भारत का स्टेटेड पोजीशन जो है वो रहा है जहां तक पाकिस्तान से बातचीत का सवाल है। तो अब जब हाफिज सईद को लेकर उसको सौंपे जाने को लेकर एक अनुरोध पाकिस्तान को भेजा गया है, तो नजर इस बात पे है कि पाकिस्तान इस पर क्या कार्रवाई करेगा। अब तक के तमाम अनुरोधों को, तमाम डॉजियर को पाकिस्तान झुठलाता रहा है और इस बात की संभावना बिल्कुल न के बराबर है कि पाकिस्तान इस अनुरोध पर भी कोई सकारात्मक कदम उठाएगा और हाफिज सईद को भारत को सौंपेगा। लेकिन भारत के पास एक मौका है ये दिखाने का कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो राजनीति है, जो सियासत है और यहाँ की जो सरकार है, वो ऐसे रेडिकल एलिमेंट्स के साथ, ऐसे आतंकी तत्वों के साथ हैंड इन ग्लव्स चलता है। ये एक मौका हो सकता है ये दिखाने का, और इसलिए भारत की तरफ से अनुरोध भेजा गया है। लेकिन देखना है कि पाकिस्तान की तरफ से इस पे औपचारिक तौर पे कोई जवाब आता है तो क्या आता है। अभी तक इस तरह का कोई जवाब भारत को मिला नहीं है। अखिलेश जी, शुक्रिया आपका उमाशंकर इस तमाम जानकारी के लिए।
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के आज 4 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मोराहीबाद इलाके में मैदान में विशेष कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करीब 4,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही करीब 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र भी बांटे गए। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में 60 के बजाय 50 साल की उम्र से ही बुजुर्ग पेंशन देनी शुरू कर दी जाएगी। हम इस मंच से घोषणा करना चाहते हैं कि जो आज इस राज्य के हमारे आदिवासी दलित भाई हैं, जिनको हम 60 साल की उम्र का जो पेंशन लिमिट दे रहे हैं, उनका 60 साल से घटाकर 50 साल किया जाएगा। अब इस राज्य में आदिवासी दलित वर्ग के लोगों को 50 की उम्र से ही हम पेंशन देना शुरू करेंगे। झारखंड सरकार के आज 4 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तमाम सारी अहम घोषणाएं की। मसलन उनकी एक घोषणा जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है कि जो वृद्धा पेंशन है, जो बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, वो 60 साल थी, लेकिन अब उन्होंने 50 साल कर दिया है, यानी 10 साल उम्र घटा दिया है। साथ में उन्होंने कहा कि एक कल्याण छात्रावास यहाँ पर है जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं। उनका ये कहना है कि कल्याण छात्रावास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके भोजन का भी प्रबंध अब सरकार करेगी। तीसरी उन्होंने सबसे बड़ी घोषणा जो की है वो ये की है कि जो सावित्रीबाई फुले छात्रवृत्ति जो मिलती है लड़कियों को, वो अब तक एक परिवार के 2 लड़कियों को मिलती थी। अब उन्होंने कहा है कि नहीं, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी भी लड़कियां हों, सबके पढ़ाई का खर्चा जो है वो सरकार उठाएगी, यानी उनको छात्रवृत्ति देगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। हजारों लोग जो है वो इस मैदान में मौजूद थे रांची के, और उनमें 10,000 से ज़्यादा ये लोग मौजूद हैं जिनको आज नियुक्ति पत्र मिला है। हम पूछेंगे कि आखिर ये जो नियुक्ति रही, आप प्रयोगशाला सहायक के तौर पर नियुक्त हुए हैं, तो ये नियुक्ति जो आप लोगों ने जो परीक्षा दी वो पिछले अलग कैसे है? ये क्या इसमें अच्छी चीज? पिछले से अलग इसलिए आप बोल सकते हैं क्योंकि इसका सर्टिफाइड जो निकाला गया था वो लगभग मई के आसपास निकाला गया था सर। इसका जुलाई लास्ट से अगस्त फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम होता है सर, और आपका नवंबर के आसपास, अक्टूबर के आसपास इसका रिजल्ट आता है, और नवंबर में हम लोग का डीवी के लिए बुलाया जाता है, और दिसंबर में हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर दिया जा सकता है सर। इससे कम समय में करना शायद मुमकिन नहीं होता है सर, जितना ये सर के हेमंत सर के द्वारा किया गया, बहुत जल्दी नियुक्ति हम लोग को दे दिया गया सर। अच्छा, एक बात कही जाती है, सरकारी नौकरियों में वक्त बहुत लगता है, तैयारी आप लोग इतनी करते हैं, पढ़ाई इतनी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी परीक्षा बहुत देर से होती है, या परीक्षा हो भी जाती है तो कोर्ट में चला गया मामला, तो ये इसमें रहा पारदर्शिता थी इस परीक्षा में? सर ये इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ इशू नहीं आया सर। ये एग्ज़ाम पूरा फेयर मीन से हुआ है, सब कुछ क्लियर था, और बहुत जल्दी ज्वाइनिंग भी हो गया है। चलिए, तो खुश हैं ज्वाइनिंग लेटर आज जी सर, बिल्कुल बहुत ही खुश है सर को। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सीएम सर को, उनकी वजह से आज हमें इतनी खुशी का दिन देखने को मिला है। को इतना खुशी का दिन देखने मिला है सीएम सर के वजह से, हम लोग बहुत थैंकफुल है। ज़्यादा हम लोग को खुशी क्या मिल सकता है सर? नंबर में है चलिए, शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। तो ये नियुक्ति पत्र मिला है, और भी तमाम सारे ऐसे लाभार्थी यहाँ पर मौजूद थे जिनको अलग अलग सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचा है। तो निश्चित तौर पर झारखंड सरकार के 4 साल पूरा होने पर ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर रांची में आयोजित किया गया था। रांची से प्रेम सिंह और हरबंस के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। आज साल 2023 में शेयर बाजार का आखिरी दिन रहा। सेंसेक्स 72,240 अंकों पर जाकर बंद हुआ। हालांकि आज सेंसेक्स करीब 170 अंक गिरा है, लेकिन इस पूरे साल इसकी रफ्तार बहुत तेज रही। साल के शुरू में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि सेंसेक्स 72,000 का आंकड़ा पार कर जाएगा। इसी तरह निफ्टी भी 21,731 अंकों पर बंद हुआ। हमारी सहयोगी साक्षी बजाज हमारे साथ जुड़ रही है इस खबर पर चर्चा करने के लिए। साक्षी, क्या कारण रहा है कि इस बार सेंसेक्स में रिकॉर्ड उछाल आया है? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो 2023 में जो है एक रिकॉर्ड
8 साल का जो विनिंग स्ट्रीक है पॉजिटिव रिटर्न्स का, वो देखा है हमने निफ्टी और सेंस। हमने देखा है कि निफ्टी 50 19% से ज्यादा जो है साल भर में गेन किया है, और सेंसेक्स जो है 18% से जो है उसमें हमने अपटेक देखी है। तो बेंचमार्क इंडिसेस जो हैं उन्होंने आउट परफॉर्म किया है। लेकिन जैसे कि आपने पूछा कारण क्या है, तो कारण तो सबसे ज्यादा जो एक्सपर्ट्स का मानना है वो है इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग रहती है और फंडामेंटल स्ट्रांग रहते हैं और उनका ऐसा मानना है कि रिफॉर्म्स जो है कंसिस्टेंट रहते हैं, तो उसका असर हमें इकोनॉमी ड्रिवन स्टॉक्स पर भी दिखता है। और वही हमने देखा है पूरे साल में इकोनॉमी ड्रिवन स्टॉक्स जो है उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। और यही नहीं कि हैवी वेट स्टॉक्स ने जो है अच्छा परफॉर्म किया, एक्सपर्ट्स ने देखा है और हम सब ने क्लियरली देखा है कि इस साल जो है ब्रॉडर मार्केट यानी कि जो मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, उन्होंने भी जो है मार्केट में आउट परफॉर्म किया है। तो काफी अद्भुत जो है रिटर्न्स देखे हैं, ब्रॉड बेस्ड एक तरह से रैली दिखी है पूरे साल में। और हर प्रतिदिन हम जो है हमने एनडीटीवी पे रिपोर्ट किया है कि मार्केट जो है नया रिकॉर्ड हिट कर रही हैं। अब 2024 की जो बात है, आगे जाके नए साल में मार्केट्स कैसे रहेंगी, तब भी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि फाइनेंशियल्स, ऑटो सेक्टर जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो उनका जो है एक होपफुल आउटलुक है नए साल में भी। जी शुक्रिया साक्षी आपका। तो उम्मीद की जा रही कि 2024 में भी यही रफ्तार रहेगी शेयर बाजार की। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।